जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी। मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। दोस्त, आज जो बात करेंगे वो फुल्ली जो होगा हमारा सेशन वो होगा उत्सर्जन के ऊपर। आप कहेंगे भैया होगा उत्सर्जन के ऊपर, यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आता है कि आप उत्सर्जन किसको कहते हैं, तो देखेंगे उत्सर्जन किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए तो उत्सर्जन को आप समझिए। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब निकलता है तो हम कहते हैं कि वो उत्सर्जित हो रहा है, यानी कि निकल रहा है। शरीर से उपापचयी क्रियाओं से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, आप का लगा देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे। शरीर से उपापचयी क्रियाओं से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। आप जो खाते हो पूरे के पूरे शरीर में नहीं होता है, कुछ चीजें आपको निकालना पड़ता है जो कि अपशिष्ट होता है, आपके शरीर के लिए वो हानिकारक ही होता है। जैसे हम कहेंगे हमारे शरीर से जो मल निकलता है वो क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। हम कहेंगे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। हम कहेंगे हमारे शरीर से बलगम निकलता है जिसे आप लोग खेखास कहते हो। बलगम जो निकलता है, बलगम क्या है? तो आप कहोगे भैया ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। तो शरीर से कुछ चीज निकलना बहुत ही जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं निकलेगी तो दिक्कत होगी। अब समझिए, यहाँ पर निकलने वाला पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है और निकालने वाले जो अंग है वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। यानी कि हम कोई चीज निकालते हैं, कोई पदार्थ हम अपने शरीर से निकालते हैं। लाइक कि मल, अभी हमने कहा पसीना। आप कहोगे भैया आपने क्या कहा? पसीना कहा। ये सब निकालते हैं। अब ये भी जरूरी है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग से निकलता होगा। जी भैया, जैसे हमारे पास किडनी है, एक किडनी का नाम आप सबने सुना होगा। किडनी क्या करता है? किडनी क्या करता है? पेशाब बनाता है, पेशाब का निर्माण करता है। तो किडनी कैसा अंग हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया। उसी तरीके से क्या होता है? यकृत से भी कुछ पदार्थ निकलता है। यकृत क्या हो गया? उत्सर्जी अंग हो गया। उसी तरीके से हमारे फेफड़ा से भी निकलता है, तो फेफड़ा भी क्या हो गया? उत्सर्जी हो गया अंग। तो ऐसे अंग जो उत्सर्जी पदार्थ को निकालते हैं। अब समझिए, उत्सर्जी पदार्थ जंतुओं में क्या क्या हो सकता है? जंतु में CO2 निकल सकता है जो कि फेफड़ा द्वारा निकलेगा। अमोनिया निकल सकता है, यूरिया निकल सकता है, साथ ही साथ यूरिक अम्ल भी निकल सकता है। ये सब जंतुओं में निकलता है। जैसे आप पेशाब करते हो तो पेशाब में आपके क्या होते हैं? पेशाब में क्या होते हैं भैया जी? पेशाब में निकलता है यूरिया। पेशाब में क्या निकलता है? यूरिया। CO2 तो जानते ही होंगे आप सब कि हम लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। CO2 हम लोग क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पर अमीबा अमीबा में CO2 तथा अमोनिया का निष्कासन सतह से होता है। आप अमीबा का नाम सुने ही होंगे। अमीबा कुछ इस तरीके का जीव होता है। अगर मैं इसका यहाँ पर बना दूं तो ये अमीबा हो गई। ये क्या हो गया? अमीबा। अमीबा वो है जिसे ना खाने का ठिकाना होता है, ना निकालने के लिए कोई अंग ही होता है। तो हम कहेंगे भैया ये जो अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा? क्या इसे निकालने के लिए मलद्वार है? क्या भैया इसे निकालने के लिए मलद्वार है? तो कहेंगे बिल्कुल इसको मलद्वार नहीं है। ठीक है, इस कारण से ये इसके शरीर से ही, जैसे भोजन ये कुटपाद की सहायता से करता है, ऐसे ही ये निष्कासन भी शरीर के सतह से ही कर देता है। ये बात को आप सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। अब समझिए, अब यहाँ पर समझिएगा। उच्च श्रेणी के जंतुओं उच्च श्रेणी के जंतुओं में उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। यहाँ पर में होगा, फ्लो में लिखा जाता है। इतनी बात तो क्षमा करेंगे ही आप सब इतनी बातों के लिए।
जो उच्च श्रेणी के जंतु है, यानी कि जैसे मनुष्य हो गया, जैसे गाय हो गया, जैसे बकरी हो गया, ये सारे के सारे उच्च श्रेणी के जंतु हैं जिसमें विशेष अंग पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग वृक्क है। उसके साथ ही साथ मूत्र वाहिनी है, मूत्राशय है तथा मूत्र मार्ग है। आप दोस्त याद रखना कि हमारे पास जो है मनुष्य का, अगर आपको मैं बना के दिखाऊं तो इस तरीके की यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर धमनी और शिरा होता है। इस तरीके से दो क्या होते हैं, दो यहाँ पर क्या होते हैं, सिम के बीज के आकार के जैसा किडनी होता है। ठीक है, सिम के बीज के आकार का क्या होता है, किडनी होता है। इसे नस निकली रहती है जिसको हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। मूत्रवाहिनी एक मूत्राशय जैसी थैली में जुड़ा रहता है, जहां पर मूत्र को जमा करे उसको हम लोग मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। चलिए यहाँ पर समझिए, या आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो है हमारा, ये जो है हमारा, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखेंगे यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर दे रहे हैं ताकि आप समझ पाओगे कि भैया यहाँ पर मेहनत कर दिए हैं तो हम समझ जाए। ये जो आप देख पा रहे हो इसको कहते हैं वृक्क। ये जो देख पा रहे हो आप, ये क्या है, वृक्क है। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं किडनी, किडनी कहते हैं। और किडनी में दो यहाँ पर जुड़ा रहता है नस, एक का नाम रहता है वृक्क शिरा और एक का नाम रहता है वृक्क धमनी। यहाँ पर जो ये नीला कलर का देख पा रहे हो ये है वृक्क शिरा, और ये जो देख पा रहे हो ये है वृक्क धमनी। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपको हमने अभी बताया क्या है भैया, वृक्क है। और ये क्या है, ये क्या है भैया, ये दोनों के दोनों एक नीला कलर का, आपने कहा कि वृक्क शिरा है, और एक क्या है भैया, वृक्क धमनी है। एक वृक्क धमनी है, एक वृक्क धमनी है, और एक क्या है, वृक्क शिरा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नाशपाती आकार के आप कुछ देख पा रहे हो, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं मूत्राशय। इसको क्या कहते हैं, इसको भैया कहते हैं मूत्राशय। ठीक है, ये जो है आपका, ये थैलानुमा संरचना जो देख रहे हो नाशपाती आकार का, ये क्या है, इसको कहते हैं भैया मूत्राशय, क्योंकि मूत्र यहीं पर जमा रहता है। इस कारण से हम लोग क्या कहते हैं, इसे मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्राशय कहते हैं। एक लंबी पाइप आप सबको दिखाई दे रहा होगा, ये एक लंबी पाइप, ये इस तरह का आपको भैया इस तरीके का ये पाइप दिखाई दे रहा होगा। ये पाइप यहाँ पर, ये यहाँ से निकल करके ये यहाँ तक, कहाँ तक, आप कहेंगे किडनी से निकल करके एक मूत्राशय तक का पाइप है। इसको मूत्र ढोने वाला पाइप यानी कि मूत्र वाहिनी कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मनुष्य में उत्सर्जन सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वृक्क, यह भी हमने आपको दिखाया, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग। ठीक है, दो वृक्क होते हैं यहाँ मनुष्य में, जो सेम के बीज के आकार का होता है, अभी हमने दिखाया। किस कलर का होता है भैया, तो लाल भूरे कलर रंग का होता है। यहाँ पर इसकी जो लंबाई, और कहे लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो है चौड़ाई, यहाँ बी हमने लिखा है शॉर्ट में, चौड़ाई जो होती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होती है आपका। उसके बाद यहाँ पर जो है मोटाई वो होता है 2.5 सेंटीमीटर। भीतरी सतह जो होता है वो हाइलम का बना होता है, और जिससे वृक्क एवं धमनी यहाँ पर वृक्क धमनी और वृक्क शिरा भी हमने आपको समझाया, तथा मूत्रवाहिनी जुड़ा होता है। अंदर के भाग को हम लोग कहेंगे कि हाइलम, और बाहर के भाग को कहते हैं कार्टेक्स। कार्टेक्स कहते हैं, ये याद रखिएगा, कार्टेक्स कहते हैं बाहर के भाग को। चलिए यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कार्टेक्स के बारे में, कि वृक्क की बाहरी को क्या कहते हैं, कार्टेक्स, तथा भीतरी को मेडुला कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हाइलम जुड़ा होता है, ये बातें आपको याद रखिएगा। कार्टेक्स का स्पेलिंग इससे पहले भैया का गलत हो चुका था, और CO दे दिया था हमने, CAR होगा। आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेफ्रॉन का, जो कि VVI प्रश्न होता है। यहाँ पर नेफ्रॉन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की यहाँ पर, नेफ्रॉन
कि रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये यहाँ पर गलत है भाई, ये गलत है, आपका भैया गलत नहीं पढ़ाएगा, राइट पढ़ाएगा। यहाँ पर आप कट करेंगे, एक कट करेंगे, थोड़ी सी मिस्टेक तो हो ही जाती है। यहाँ पर लिखेंगे किडनी, जहाँ पर हमने कट किया वहाँ पर आप लिखेंगे किडनी, या तो आप लिखेंगे वृक्क, वृक्क लिखेंगे। और वृक्क की सबसे रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिए। अब समझिए इनके बारे में, पूरी संरचना के बारे में आप समझिए। यहाँ पर संरचना हमने बनाया इस तरीके का, आपको क्या बनाना है, नेफ्रॉन बना लेना है। और नेफ्रॉन के बारे में क्या लिखना है, नेफ्रॉन बोमेन संपुट से आरंभ होता है, जो 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 क्या भैया, जो ग्लेमेरुलस को घेरे रहता है। आगे चलकर कुंडलित भाग अवरोही चाप तथा अधिरोही चाप होता है, जिसके मध्य हेनेल का चाप होता है। हमने बहुत ही शॉर्ट लिखा, होता है। अधिरोही चाप आगे चलकर संग्राहक नलिका में खुलती है। यहाँ पर देखेंगे ये जो है, ये प्याले जैसी संरचना, यही है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट आगे चल के इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता हुआ ये, और ये किस में खुल जाता है, ये संग्राहक नलिका में खुल जाता है। ठीक है भैया, संग्राहक नलिका में खुल जाता है। यहाँ पर बनता है एक बनता है आपका अधिरोही चाप और एक अवरोही चाप, यहाँ पर एक अधिरोही चाप। और बीच में जो मुड़ा हुआ भाग है आपका, मुड़ा हुआ भाग जो है ये आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ये मुड़ा हुआ इतना दूर का भाग है, इसको कहते हैं हेनेले का चाप। क्या कहते हैं, यहाँ पर हेनेले का चाप इनको कहते हैं, हेनेले का चाप कहते हैं, हेनेले का चाप इनको कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। आप लोग आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। आगे चलिए, आगे चलिए। यहाँ पर देखिए, हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं वो 3 तरीके से छन्नी होता है वहाँ पर। सबसे पहले तो हमारा ग्लेमेरुलस में, फिर बोमेन में, फिर नेफ्रॉन में। ग्लेमेरुलस क्या करता है, यहाँ पर रक्त से कणों को छानता है, रक्त को कणों से छान करके रक्त को फिर दोबारा शरीर में, और जो खराब होता है वो इधर की मतलब उत्सर्जन के लिए निकाल देता है। फिर लेकिन वो होता क्या है कि ये जो ग्लेमेरुलस है यहाँ पर छन अच्छा से नहीं पाता है, कुछ कुछ चीजें रह जाता है, तो बोमेन में आकर के फिर दोबारा इसका छनन होता है, आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण कहाँ पर होता है, बोमेन संपुट में। फिर यहाँ पर नेफ्रॉन में क्या होता है, पेशाब का निर्माण हो जाता है। आगे अब बात करेंगे हम लोग पेशाब के बारे में, कि पेशाब के बारे में क्या है भैया। पेशाब के बारे में, पेशाब निर्माण के बारे में पूछ देता है कि पेशाब में क्या क्या मिला होता है। बहुत ही हमने बारीकी से यहाँ पर लिखा है, और उतना ही कंटेंट यहाँ पर लिया जो कि आपको बेहतरीन तरीके से पूछा जाए एग्जाम हॉल में। देखिए, 96% जल होता है पेशाब में, 2% यूरिया होता है, और 2% अन्य पदार्थ होते हैं, ये अमीनो अम्ल वगैरह हो जाएगा। मूत्र का रंग यहाँ पर पूछता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ होता है कि मूत्र का रंग जो है येलो किसका रंग कारण होता है, येलो। तो यहाँ पर लिखेंगे येलो जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। आप लोग भी जब पेशाब करते होंगे तो देखते होंगे आपका पेशाब बिल्कुल व्हाइट नहीं है। व्हाइट कहने का मतलब ये कि पानी के जैसा नहीं है, ठीक है। व्हाइट से और पानी के रंग में तो बहुत ही अंतर हो जाएगा, फिर भी एक समझने के लिए कि आपका पेशाब पानी के रंग जैसा नहीं है, ठीक है। पानी के जैसे रंग कब होता है, जब आप अधिक पानी पी लेते हो तब। नॉर्मली जो है आपका पेशाब किस कलर का होना चाहिए, तो भैया हल्का पीला होना चाहिए, और हल्का पीला होगा तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे। और किसके कारण होता है वो, यूरोक्रोम के कारण होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अभी इम्पोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न देखिएगा, और उस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डायलिसिस मशीन जो है, डायलिसिस मशीन क्या है। कभी कभी विशेष परिस्थिति में वृक्क जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे जिससे कार्य करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। यह मशीन डायलिसिस मशीन कहलाती है। ये जो मशीन कहलाती है वो डायलिसिस मशीन कहलाती है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज देखे होंगे, प्रेमानंद महाराज जो बाबा हैं
उनका डायलिसिस ही होता है, इसी पे वो जिंदा है क्योंकि उसका किडनी खराब हो चुका है। ठीक है, तो आप इतनी बात याद रखेंगे भाई कि ये जो मशीन है ये कब काम करता है, जब आपका किडनी खराब हुआ होता है तो उसके जगह पे सॉरी उसके जगह पे ये काम करता है। ये जो डायलिसिस मशीन है किडनी का ही काम करता है, बस ये मशीन है, इसलिए इसे कहेंगे कि डायलिसिस मशीन है। ये शुद्ध करने की प्रक्रिया जो होती है ये हीमो डायलिसिस कहलाती है। जो हमारा रक्त है वो मशीन के द्वारा जब शुद्ध होगा तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हीमोडायलिसिस कहलाएगी। फिलहाल आप यहाँ से ये वाला प्रश्न तो आप लिख ही दोगे, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो, बहुत ही आसानी से आप बहुत ही छोटा क्लास में आप सारी चीज जान जाओगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका कि पौधा पत्तियों एवं छाल में उत्सर्जित पदार्थ जमा रहता है, ठीक है। पौधों में यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या करोगे कि लिखते समय हो ही जाता है तो आप कहोगे भैया क्या हो जाएगा कि पौधों में यहाँ पर पौधों में कर लोगे आप सब, ठीक है। पौधों पत्तियों एवं छाल में उत्सर्जित पदार्थ जमा होते हैं। ये प्रश्न पूछ देते हैं कि पौधा में जो है उत्सर्जित पदार्थ कहाँ कहाँ जमा होते हैं, तो उसमें एक चीज और आता है कोशिका रिक्तिका, वो भी याद रखिएगा। टैनिन वृक्षों में, छाल में, टैनिन जो वृक्ष है उसमें छाल में जमा रहता है। रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में जमा होता है, पुराने जाइलम में जमा होता है। और साथ ही साथ याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे भैया, संचित रहते हैं, यानी कि इसका पूरा समझिए। टैनिन एक प्रकार का उत्सर्जित पदार्थ है जो कि वृक्ष के छाल में जमा रहता है। ये बात को समझिएगा अच्छे तरीके से, आप समझो जरा। यहाँ पर टैनिन क्या है भैया, उत्सर्जित पदार्थ है। उत्सर्जित पदार्थ मतलब ये पौधे से निकलता है। ये कहाँ पर वृक्ष में पाए जाते हैं, छाल में। दूसरी बात यहाँ पर समझो कि रेजिन और गोंद किस में पाए जाते हैं, तो जाइलम में। पौधा के बारे में आप जानते ही होंगे कि जाइलम क्या होता है। ये जाइलम में क्या पाए जाते हैं, जाइलम में क्या पाए जाते हैं, आप रेजिन नामक और गोंद नामक उत्सर्जित पदार्थ हैं। आगे हम बात करेंगे, पौधों में गाढ़ा एवं दूधिया रंग का तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं लेटेक्स। आप यहाँ पर कनेल का पौधा का नाम सुना होगा। कनेल का जो है, कनेल का फूल होता है, कनेल का यहाँ पर कनेल का फल आप लोग देखे होंगे। कनेल का फूल पहले सुनो, फूल में एक फल होता है और उस फल को क्या करोगे, फोड़ोगे तो उसमें दूध निकलेगा, उसका पत्ता तोड़ोगे तो भी दूध निकलेगा। इतना समझो कि दूधिया पदार्थ जो है, दूधिया जो निकलता है वो लेटेक्स है, ठीक है। बबूल के पेड़ से क्या निकलता है, तो गोंद निकलता है। चीर में क्या होता है, चीर में रेजिन होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप लोग एकदम मस्त तरीके से यहाँ से बना सकते हो। तो बात बताना कि किस तरीके का ये क्लास लगा, हमारा किस तरीके का ये प्रयास लगा। बाय।